हेलो। मैं डॉक्टर जे.एस. रंधावा। मैं जयपुर से ये वीडियो बना रहा हूँ। आज हम पैरालिसिस के बारे में बात करेंगे। पैरालिसिस को हिंदी में लकवा, पक्षाघात भी कहते हैं। ये चोट लगने से, किसी विषैले पदार्थ खाने से या किसी अन्य बीमारी के कारण भी जब नर्वस सिस्टम के अंदर चलने फिरने की शक्ति या उसके अंदर नर्व्स के अंदर जो शक्ति कम हो जाती है तो उसे हम पक्षाघात कह सकते हैं। बोलचाल की भाषा में इसे लकवा और अंग्रेजी में पैरालिसिस। ये पैरालिसिस दो तरह से होता है, एक तो जनरल और एक लोकल। प्रथम प्रकार के अंदर जनरल पैरालिसिस के अंदर भी कई तरह की वैरायटीज हैं, जैसे पैराप्लेजिया, माइलाइटिस, हेमीप्लेजिया, इन्फेंटाइल। ये कई श्रेणियां हैं। और जो लोकल तरह का पैरालिसिस है उसके अंदर कुछ पर्टिकुलर ऑर्गन्स के अंदर ही ये प्रॉब्लम होती है, जैसे फेशियल, राइटर्स मतलब हाथ की उंगलियों के अंदर, वेस्टिंग। इस तरह से कई तरह की ये लक्षण और श्रेणियां मिलती हैं। इसके अलावा भी पैरालिसिस के कई नाम और कई तरह की टाइप्स हैं, वो मैं अब आपको आगे बताऊंगा। पैराप्लेजिया, जिसे निम्न अंग का लकवा कहते हैं, ये निचले अंगों का लकवा होता है। इसमें कमर से लेकर पाँव के नीचे के अंगों को संपूर्ण या असंपूर्ण शक्ति घट जाती है। साधारणतः नीचे लिखे कई कारणों से पैराप्लेजिया हो जाता है, जैसे माइलाइटिस। इसके अंदर नर्व्स के इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जो उसका माइलिन होता है उसमें। स्पोन बैरू स्पाइनल मैरोस के अंदर भी अगर परिवर्तन हो तो भी पैराप्लेजिया हो सकता है। मेरुदंड की जो स्पाइनल मैरो है उसके बाहर किसी तरह का अगर दबाव पड़ता है तो भी ये होगा। मेरुदंड के भीतर अगर ट्यूमर्स हैं, ट्यूबरकल है, सिफिलिटिक गामा है, इसके अलावा ये पुरानी मस्तिष्क की बीमारियां हैं उसमें भी होता है, कैंसर के अंदर होता है, सारकोमा के कारण भी हो सकता है, स्पाइनल कार्ड का अगर ट्यूमर है तो भी हो सकता है, एन्यूरिज्म के कारण भी हो जाता है। स्पाइनल के अंदर अगर कैरीज हो रही हैं, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मेरुदंड का जो अस्थि क्षत होता है उसके कारण भी हो जाता है, ओट्स डिजीज के कारण भी हो जाता है। जो निम्न निम्न अंगों में लकवा मार जाता है उसे, इसके सिवाय जरायु का अपनी जगह से हट जाना, आंतों के अंदर अगर कीड़े हैं, टाइट लिगेचर हो जाते हैं, यूरेटर के अंदर ब्लैडर के किसी बीमारी के कारण भी नीचे के हिस्से में लकवा, पैराप्लेजिया हो सकता है। उसे रिफ्लेक्स पैराप्लेजिया कहते हैं। एक तरह का पैराप्लेजिया और भी है जिसमें रोग रोग में पेशियां बहुत कड़ी हो जाती हैं, उन पेशियों में स्पाज्म आ जाता है। इसको सेप्टिक पैराप्लेजिया कहते हैं। कभी कभी मस्तिष्क के भीतर रक्त भी डिस्चार्ज हो सकता है, रक्तपात होने के कारण भी पैराप्लेजिया हो सकता है। किंतु ये रक्त अगर बंद हो जाए, सूख जाए, तो बीमारी कई बार आरोग्य हो जाती है। जो लोग पानी के भीतर खड़े होकर या बैठकर बहुत देर तक कोई कार्य करते हैं, जिन्हें पनडुब्बे भी कहते हैं, उससे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एनीमिया हो जाता है, क्योंकि ये ओस्मोसिस के कारण बाहर का पानी जो क्योंकि कम डाइल्यूटेड होता है और अंदर जो ब्लड है वो कंसनट्रेटेड होता है, तो अंदर से
केमिकल्स हैं, न्यूट्रिशंस हैं, वो बाहर पानी में चले जाते हैं। इस कारण एनीमिया हो सकता है। इस वजह से अगर पैराप्लेजिया हो जाता है तो इसे ड्राइवर पाल्से कहते हैं। पैराप्लेजिया के लक्षण, पैराप्लेजिया अर्थात जो नीचे के हिस्सों का पक्षघात है, वह बहुत धीरे धीरे होता है और रोगी को अनजान में ही प्रकट होता है। पहले हल्का बुखार होता है, पैरों में कमजोरी होती है, पैर सुन्न हो जाते हैं, चिलक मारना आदि कई चीजें प्रकट होती हैं। इसके बाद पैर के ऊपर की तरफ और अंत में पैर के दोनों तरफ रोग फैल जाता है। मूत्राशय और मल के द्वारा रोग का आक्रमण होता है तो पखाना और पेशाब में तकलीफ होती है। पेशाब पहले तो एकदम बंद हो जाता है और फिर धीरे धीरे लगातार निकलता रहता है। मूत्राशय के भीतर पेशाब सड़ता है, जिससे पेशाब में बहुत बदबू आती है। पेशाब एल्कलाइन हो जाता है, सूत की तरह हो जाता है, गाढ़ा होता है। रोग वाले अंग का संचालन की शक्ति नष्ट हो जाती है। चिकोटी काटने का भी पता लगता है। चिकोटी काटने का भी पता नहीं लग पाता है इसके अंदर, क्योंकि इतना सुन्न हो जाती है बॉडी। रोगी चित होकर पड़ा रहता है, जैसे पैर की एड़ी और कमर के नीचे। अगर वो ज़्यादातर बेड पर पड़ा रहता है तो बेड सोर्स भी हो जाते हैं। अगर साधारणतः प्रकार का पैराप्लेजिया है तो पैर की पेशियों की शक्ति बिल्कुल नष्ट नहीं होती है। पेशी उतनी जल्दी सूख भी नहीं जाती हैं, बहुत देर से नष्ट होती हैं। इसमें अक्सर कब्ज भी रहता है और पखाना लगने पर वेग रोक नहीं सकता है। कठिन प्रकार की बीमारी के अंदर इसमें 106, 107 डिग्री तक या उससे भी ऊंचा बुखार हो सकता है और विकार भी आ सकते हैं, जिससे रोगी मर जाता है। स्पाइनल मैरो के अंदर ऊपर बाहर से किसी भी प्रकार का दबाव पड़कर जो पैराप्लेजिया होता है, उसके लक्षण कुछ अलग ही होते हैं। उसमें पहले पीठ की रीढ़ में और पीठ में दर्द होना शुरू होता है, फिर चिकोटी काटने और कभी कभी तो बिल्कुल भी मालूम नहीं होता है और अत्यंत दर्द होता है। बाद में पैरों का लकवा मार जाता है। ब्लैडर में भी बहुत पीछे से इसका रोग का आक्रमण होता है। सेप्टिक पैराप्लेजिया के लक्षण किस तरह से होते हैं? इसमें पहले पैर की पिंडली, फिर पीठ में दर्द होता है, पैर की पिंडली कड़ी हो जाती है, सवेरे उसमें कड़ापन बहुत ज़्यादा होता है और चलने की शक्ति में गड़बड़ाहट आती है। चलने के समय पैर अटकता है, पैर पर पैर पड़ जाता है, दोनों पैर अलग नहीं होते, चलने की शक्ति मारी जाती है, पैर छूने से कांपते हैं, पेशाब या पखाना पहले स्वाभाविक होता है पर बहुत दिनों की गड़बड़ी हो जाती है बाद में। इस जाति की बीमारी के रोगी बहुत दिनों से तकलीफ उठानी पड़ती है। ज़्यादातर ये गर्मी की बीमारी वाले टाइम में ये रोग ज़्यादा अधिक होता है। माइलाइटिस के बारे में मैं बता दूं अभी आपको कि इन्फ्लेमेशन ऑफ स्पाइनल मैरो को माइलाइटिस कहते हैं। ये पैराप्लेजिया की एक प्रधान कारण है। इसके अंदर रोगी व्यक्ति जो बहुत ही अनाचार है, विलासिता में बहुत ज़्यादा रहता है, तो उसे माइलाइटिस हो जाता है। अधिकांश क्षेत्रों में सर्दी लगकर, जैसे बहुत देर तक पानी में रहना, पानी में भीगना, ठंडी हवा में रहना,
भीगी मिट्टी में सोना, इनके कारण भी माइलाइटिस हो सकता है। किसी किसी रोगी पर यह बीमारी धीरे धीरे असर करती है। इसे क्रीपिंग पैल्से कहते हैं। माइलाइटिस के साथ मेनिंजाइटिस भी हो सकता है। हेमिप्लेजिया क्या है? ये आधा हिस्सा का जब लकवा मार जाता है बॉडी को, तो उसे हेमिप्लेजिया कहते हैं। इसमें प्राय एक तरफ का हाथ, एक तरफ का पैर, एक तरफ का मुंह, जीभ शरीर के दाहिने अंग की अपेक्षा बाएं अंग पर यह ज्यादा आक्रमण करता है। इसमें चेतन शक्ति एकाएक लोप हो जाती है। चिकोटी काटने पर भी मालूम नहीं होता है, पर अंग हिलाने की शक्ति नष्ट नहीं होती है। जिस ओर के अंग में लकवा मारता है, उस तरफ का मुंह का कोना टेढ़ा हो जाता है। जीभ बाहर निकलती है, लकवे वाली दिशा में टेढ़ी हो जाती है। जबान लड़खड़ाती है। स्मरण शक्ति जाती रहती है। इसकी मन की अवस्था अच्छी नहीं रहती। जरा से में भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब रोग अंग क्षीण और सुस्त हो जाते हैं, चमड़ा का स्वाभाविक ताप घट जाता है। कभी कभी पलकों का भी रोग हो सकता है, जिसमें रोगी आंखें खोलकर देख नहीं सकता। पलक अपने आप गिर जाती हैं। कोई कई रोगी बहंगा भी हो जाता है। इस रोग उत्पन्न के क्या कारण है? इस बीमारी में मस्तिष्क के किसी एक तरफ पीड़ा होती है, और उसके विपरीत या उल्टी और का पक्षापात या लकवा होता है। साधारणतः मस्तिष्क के अंदर अगर ब्लीडिंग हो जाए, एपोप्लेक्सी होती है, तो मस्तिष्क की धमनियों के भीतर रक्त रक्त का जो संचालन है वो बंद हो जाता है, जो इसका एक मुख्य कारण है। इन्फेंटाइल पैरालिसिस मोस्टली बच्चों के अंदर होता है, जैसा कि नाम से ही मालूम होता है। ये भी एक स्पाइनल मैरो की ही बीमारी है। 6 से 7 महीने से लेकर 2 से 3 साल का बच्चे को ये होता है। इसमें स्पाइनल मैरो का इंटीरियर साइड के अंदर ये आक्रमण होता है। रोग उत्पत्ति के क्या कारण है? इसके वास्तविक कारणों का आज तक निर्णय नहीं हुआ है, किंतु किसी किसी समय जब कह सकते हैं कि सर्दी लगना, गीली जगह पे पड़े रहना, मेरुदंड में किसी तरह की चोट लग जाना, एक्सीडेंट्स के बाद में दांत निकालने के कारण भी कई बार ये हो सकता है। दांत जब निकलते हैं बच्चों के, तब भी एपिलेप्सी या पैराप्लेजिया हो सकता है। इस बीमारी में कभी कभी कन्वल्जन्स होते हैं। बीमारी एकाएक शुरू हो जाती है और 24 घंटे के अंदर पूरा पैरालिसिस, संपूर्ण पक्षाघात हो सकता है। रोग के आक्रमण के साथ साथ बुखार भी रह सकता है। बुखार 100 डिग्री से शुरू होकर 102, 103 डिग्री तक जा सकता है। रोग के आक्रमण के साथ साथ पूरा एक अंग, कभी कभी आधे अंग और कभी कभी नीचे के हिस्सों के अंदर ये बीमारी का दौरा होता है। शुरू शुरू में रोग वाले अंग में कुछ विशेष परिवर्तन दिखाई नहीं देता है, परंतु बहुत ही जल्दी वह अंग सूखने लगते हैं। चिकोटी काटने पर मालूम होता है। रोग के प्रधान लक्षण हैं: रोग वाली जगह क्रमशः सूख कर पतली पड़ जाती है। अंग की वृद्धि बंद हो जाती है। रोग वाले अंग में हाथ पैर टेढ़े और छोटे हो जाते हैं। कुछ भी हो सकता है। इससे जीवन की कोई हानि तो नहीं होती, किंतु बीमारी सहज ही आरोग्य भी नहीं होती है।
फेशियल पैरालिसिस, जिसे चेहरे का लकवा कहते हैं, इसमें चोट या मस्तिष्क के कारण मोस्टली फिफ्थ पेयर ऑफ नर्व्स हैं, वो जब विकृत हो जाती हैं और सर्दी लगकर यह बीमारी होती है, इससे चेहरे के किसी एक तरफ की पेशी पर रोग का हमला होता है, इसलिए चेहरे में परिवर्तन हो जाता है। लकवा मारने की तरफ का मुंह टेढ़ा हो जाता है। चबाने की शक्ति इसमें नहीं रहती। कोई चीज़ चबाना चाहे तो वह मुंह से गिर जाती है। बोलने की, हंसने की, लकवे की तरफ का मुंह हिलता नहीं है, स्थिर रहता है, तो परेशानी होती है। चेहरे की पेशियों के साथ साथ पलकों पर भी ये रोग फैल जाता है, इसलिए आंख बंद नहीं हो सकती। हमेशा आंख खुली रहती है, आंखों से पानी गिरता रहता है, आंखें सूख जाती हैं। होंठों पर भी रोग का आक्रमण होता है, इसलिए स्पष्ट नहीं बोल पाता। मुंह से लार गिरती रहती है। जो ही यह बीमारी दुरोग्य नहीं हो सकती, इलाज करने से आरोग्य हो जाती है। परंतु हाँ, कभी जल्दी आरोग्य होती है तो कभी रोगी को बहुत दिनों तक तकलीफ उठानी पड़ सकती है। उंगलियों का लकवा, जिसे राइटर पैरालिसिस कहते हैं, यह हमेशा लिखने वाले काम जो अधिक करते हैं, टेलर हैं जो सुई का काम करते हैं, ड्राइंग्स करने वाले जो कलम वगैरह हाथ से पकड़ते हैं, चित्र बनाते हैं, तो उन्हें यह बीमारी सहज ही हो सकती है। इसमें पहले दाहिने हाथ के अंगूठे और फिर तर्जनी में कमजोरी मालूम होना शुरू होती है। फिर ये कलम, कूची या सुई पकड़ने पर उंगलियां कांपने लगती हैं। रोगी उंगलियों पर जोर देकर जैसे जैसे जोर से पकड़ने की कोशिश करता है, वैसे वैसे उंगलियों में अधिक कंपन होनी शुरू हो जाती है। कमल आदि छोड़ देने पर कुछ आराम मिलता है। इसका अगला पैरालिसिस होता है पेशी शायकारक पक्षाघात, जिसे वास्टिंग पैरालिसिस भी कहते हैं। ये पेशियों को स्वतंत्र बीमारी है या स्पाइनल मैरोज की है बीमारी है, ये ठीक से बताया नहीं जा सकता। क्रमशः पेशियों दुर्बल होने ही शुरू होती हैं, तो ये इसका प्रधान लक्षण है। रोग खूब धीमे गति से आक्रमण करता है। पहले हाथ का ऊपरी भाग या अंगूठे में ये रोग आरंभ होता है। रोग वाली जगह थोड़ी देर तक रहने पर एक तरह से दर्द होता है, हाथ कांपते हैं और धीरे धीरे ये उपसर्ग बढ़ते जाते हैं। पेशियों का क्षय होना शुरू हो जाता है और पेशियां अनुभव शक्ति शून्य सुन पड़नी शुरू हो जाती हैं। अब तक यह बीमारी का दौरा सिर्फ हाथों तक ही सीमित था। तभी तक इसका इलाज हो सकता है और अच्छा इलाज होता है तो बीमारी अच्छी भी हो जाती है। परंतु बीमारी अगर शरीर की पेशियों में चली जाए तो प्रायः आरोग्य की संभावना नहीं रहती। रोगी की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु कुछ दिनों पहले तक शरीर के भीतर यंत्रों में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता है, इसलिए स्वास्थ्य की भी कोई विशेष हानि नहीं होती। अन्य प्रकार के पक्षाघात के बारे में मैं थोड़ा सा संक्षेप में बता दूं। डिप्थेरिक पैरालिसिस भी होता है, जो डिप्थीरिया के पेशेंट्स के अंदर होता है। ये डिप्थीरिया की बीमारी के बाद ये बीमारी हो सकती है। इसमें गले की नाली में रोग का आक्रमण होता है, जिससे खाई चीज़ें निगलने में तकलीफ होती है। हिस्टेरिकल पैरालिसिस है ये बीमारी जिनके अंदर हिस्ट्रिया की बीमारी होती है, ज़्यादातर स्त्रियों के अंदर होती है। रोगी को जरायु या डिम्बकोश यूरेटस वगैरह की कोई बीमारी रहती है,
हिस्टेरिकल प्रॉब्लम्स होती हैं तो ये उनके अंदर पैरालिसिस हो सकता है। मर्कुरिस पैरालिसिस के अंदर किसी बीमारी को अच्छा करने के लिए पारा का सेवन करता है अगर कोई व्यक्ति, या उसके कुछ सब्स्टिट्यूट्स वगैरह लेता है, उस कारण से मरकरी के कारण भी ये, उसकी पॉइजनिंग के कारण भी ये बीमारी हो सकती है। इसी तरह से लेड पाल्जी है, जो हाथ से शीशे का काम करते हैं, पेंटर्स हैं, यहाँ जो प्रेस के अंदर कंपोज़र हैं, जहाँ पे इंक का काम होता है, तो उन्हें ये बीमारी हो सकती है। इसमें हाथ की उंगलियों का रोग का आक्रमण जल्दी शुरू होता है, जो हाथ की कलाई सुन्न पड़नी शुरू हो जाती है। इसके अंदर कॉन्स्टिपेशन भी बहुत ज़्यादा रहती है। इसकी चिकित्सा और पाथ्य है कि होम्योपैथी चिकित्सा में रोग की प्रकृति और धातुगत लक्षणों के आधार पर ही औषधिगत लक्षण जब मिल जाते हैं, तभी उससे दवा से सेवन से रोग या आरोग्य हो सकता है। रोग जनित तकलीफें घटनी शुरू हो जाती हैं। पर जहाँ इसमें व्यक्तिगत होता है, अर्थात रोगी की तकलीफ ना घटकर रोगी बेचैन हो जाता है, वहाँ कभी कभी सामयिक शांति के लिए कुछ बाहरी दवाओं का प्रयोग या बाहरी अवस्था की आवश्यकता भी पड़ सकती है। माइलाइटिस और पैराप्लेजिया में पेशाब, दस्त और बेड सोर होना शुरू हो जाते हैं। इन तीन उपसर्गों का हमेशा लक्ष्य रखने की जरूरत है। भीतरी दवा की सहायता से पेशाब ना होता हो तो रबर का कैथेटर का उपयोग किया जा सकता है और मूत्र नली को साफ कर देना चाहिए। कैथेटर का प्रयोग 5-6 घंटे के अंतराल पर करना चाहिए। मूत्राशय के भीतर अधिक देर तक पेशाब जमा रहने पर वह सड़ना शुरू हो जाता है। इससे सेप्टिक पैरालाइटिस इसमें सेप्टिक किडनी का रोग या गुर्दे का रोग शुरू हो जाता है होकर, अगर ये ज़्यादा हो जाए तो रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। कैथेटर का प्रयोग आप किसी नर्स या नर्सिंग स्टाफ से करवा सकते हैं। लगातार बूंद बूंद पेशाब टपकता रहता है तो पुरुषों में बीमारी में लिंगेंद्रियों पर एक रबर का यूरिनल बांध देना चाहिए। स्त्रियों की बीमारी अगर है तो उनके लिए अलग तरह से कैथेटर आते हैं। स्पंजिंग करने के लिए गर्म पानी से धोकर साफ कर देना चाहिए। पहले जैसे कहा जा चुका है कि इस बीमारी में कब्ज भी रहती है। पखाना लगने में देर सहन नहीं होती, अपने आप भी निकल पड़ता है, जिससे बिछौना खराब हो सकता है। इसके लिए नित्य 2 या 3 बार गर्म साबुन का पानी का एनीमा ड्यूश भी दे सकते हैं। एनीमे का प्रयोग करने पर जो मूत्र है उसके भीतर कठिन मल भी जमा नहीं रहता है। एनीमा के कारण जो मल तंत्र है उसके अंदर भी ये मल फिर जमा नहीं रहता है, तो उसे आराम आता है। बेड सोर के अंदर रोगी एक तरफ जब बिस्तर पर पड़ा रहता है या बहुत दिनों तक अगर वो बिस्तर पर पड़ा रहता है तो उसके कारण ये कमर या पैरों में घाव हो जाते हैं। इस रोग से ये एक प्रधान उपसर्ग है। ये घाव एक बार हो जाता है तो सहज आराम नहीं होता है। कभी कभी तो बेड सोर के कारण रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए इस पर लक्ष्य रखना चाहिए और बेड सोर ना हो इसके लिए जो बेड है वो नरम होना चाहिए। आजकल तो हवा वाले बेड भी आते हैं, पानी से भरे हुए बेड भी आते हैं। उस तरह के बेड भी यूज़ कर सकते हैं जो बेड सोर को प्रिवेंट करते हैं। और अगर बेड सोर के ऊपर एक्सटर्नल मेडिसिन लगानी पड़े तो आप कैलेंडुला मदर टिंचर है, आर्निका है, बेल्सम पेरू है,
उसकी मलहम भी लगा सकते हैं। उनको पानी के अंदर, रुई के अंदर भिगोकर भी लगा सकते हैं। घाव हो जाने की संभावना होने पर और घाव होने से पहले रेक्टिफाइड स्पिरिट से उसे साफ कर लें, और बाद में कैलेंडुला मदर टिंचर लगा सकते हैं, आर्निका लगा सकते हैं। बेडसोर रोकने के लिए शरीर का कोई स्थान अगर लाल हो जाए, वहाँ दर्द मालूम हो, तो उसके नीचे रुई अधिक रखनी चाहिए, या वहाँ पे नरम गद्दा रख देना चाहिए, जिससे उस पर कम दबाव पड़े। थोड़ी थोड़ी देर बाद बॉडी को करवट बदल देनी चाहिए। इससे बीमारी में अगर रोगी बैठ सकता हो तो उसे बैठाने की भी कोशिश करें। कभी कभी सर्दी लगना भी इसमें हानिकारक हो सकता है। हमेशा गर्म कपड़े पहनकर ढक कर रखें। इसमें घी की और ऐसी अन्य ताकतवर चीज़ें देते रहना चाहिए। पैरालिसिस की जो जनरल दवाई हैं, उसमें एक्कोन, एगेरिकस, एलुमिनिया, अर्जेंटम नाइट्रिकम, आर्निका, आर्सेनिक, ब्राइटाकार, ब्राइटाम्योर, कैनाबिस, कॉस्टिकम, कोकुलस, क्रूपम, जेल्सिनियम, आयोस्काइमस, प्लम्बम, लेकेसिस, नक्स वोमिका, लाइकोपोडियम, फॉस्फोरस आदि दे सकते हैं। लोकल पैरालिसिस के अंदर, जिसे स्थानिक पक्षाघात कहते हैं, उसमें मुंह का लकवा हो सकता है जैसे, तो उसके अंदर बेलाडोना दे सकते हैं, कॉस्टिकम दे दें, कोकुलस दे सकते हैं, ग्रेफाइटस, नक्स वोमिका, ओपियम, कैडमियम। अगर जीभ के अंदर या लैरिंजाइटिस के अंदर पैरालिसिस हो तो एक्कोनाइट, आर्निका, आर्सेनिक, ब्राइटाकार्प, बेलाडोना, कॉस्टिकम, कोकुलस, क्रूपमैट, डल्कामारा, हिपरसल्फ, आयोस्काइमस, लेकेसिस, एसिड म्यूर, ओपियम, प्लम्बम, स्ट्रेमोनियम दे सकते हैं। अगर निगलने के तंत्र पर, ऑर्गन्स ऑफ डेग्लूटिशन के अंदर, या खाता है जो भी उसको निगलने में तकलीफ हो, वहाँ अगर पक्षाघात हो जाए तो बेलाडोना दे सकते हैं, कैंथ्रिस, कॉस्टिकम, कोकुलस, क्रूपमैट, जेल्सिनियम, लेकेसिस, साइलेशिया, स्ट्रेमोनियम। मूत्र नली का अगर पैरालिसिस हो रहा है तो आर्सेनिक, बेलाडोना, कैंथ्रिस, डल्कामारा, जेल्सिनियम, आयोस्काइमस, लेकेसिस, लाइकोपोडियम, साइलेशिया, स्ट्रेमोनियम। रेक्टम के अंदर या स्पिंचर्स ऑफ एनआई के अंदर अगर ये प्रॉब्लम हो जाए तो कॉस्टिकम, पोलोसिन, आयोस्काइमस, लाइकोपोडियम, ओपियम, फॉस्फोरस, रूटा, जिंक, सल्फर दे सकते हैं। हाथों की उंगलियों के अंदर राइटर पैरालिसिस होता है तो आर्सेनिक, चाइना, क्रूपमैट, नेट्रम म्यूर, साइलेशिया। पैरों के तलवों में जब पैरालिसिस हो तो आर्सेनिक, चाइना, ओलिंडर, प्लम्बम। आंखों की पलकों के अंदर जब ये बीमारी होती है तो आर्निका, अर्जेंटम नाइट्रिकम, बेलाडोना, कोकुलस, जेल्सिनियम, सीपिया, स्पाइजीलिया,
दे सकते हैं। और अगर आँखों की पलकें भी वो नहीं खोल सकता है तो उस समय हम कॉस्टिकम दे सकते हैं। गर्दन की पैरालिसिस के अंदर कॉकुलस दे। अगर मल द्वार का अवरोध हो जाए, जैसे स्पिंडर एनाई पहले भी बताया था, इसमें फाइजिस्टिमा और छींकने और खांसने या हंसने से अनजान ही अगर पेशाब निकल जाता है या लैट्रिन निकल जाती है तो कॉस्टिकम दे सकते हैं। ऊपरी अंगों में जब लकवा होता है तो एकोनाइट, एस्क्यूलस, आर्निका, बेलाडोना, कैलकेरिया कार, कॉस्टिकम, कॉकुलस, कॉल्चिकम, मर्कसोल, नक्स वोमिका, रस्टॉक्स, एंटिमटार्ट, वरेटम एल्ब दें। जब निचले अंगों में लकवा होता है तो एलुमिना, आर्निका, बेलाडोना, कॉकुलस, कॉल्चिकम, डल्कामारा, कैलकेरिया कार, कालीकार, मर्कसोल, नक्स वोमिका, फॉस्फोरस, प्लम्बम, रस्टॉक्स, सल्फर, वेरेटम एल्ब दे सकते हैं। अगर ऊपरी और निचली या सभी अंगों में लकवा हो तो आर्निका, एस्क्यूलस, आर्सेनिक, जैल्सीनियम, डल्कामारा, मर्कसोल, नक्स वोमिका, रस्टॉक्स, सैंगुनेरिया दें। अगर ये फ्लेक्सर मसल्स के अंदर ये रोग होता है तो नेट्रम म्यूर दे सकते हैं। और अगर एक्सटेंसर पेशियों में लकवा होता है तो प्लम्बम, जैल्सीनियम, नक्स वोमिका, रोडो दे सकते हैं। अगर ये एक साइड का रोग है, अगर दाहिनी तरफ की अगर ये प्रॉब्लम हो रही हो तो आर्निका दें, नक्स वोमिका, रस्टॉक्स दे सकते हैं। और अगर ये बाईं ओर का है तो नक्स वोमिका और रस्टॉक्स भी दे सकते हैं। तो मोस्टली दाहिनी ओर और बाईं ओर के अंदर नक्स वोमिका, रस्टॉक्स दोनों में कार्य कर सकती है। पक्षाघात की तरह अगर कमजोरी हो तो साथ में जड़ता का भाव होता हो तो कॉस्टिकम, अमोनियम म्यूर, कोनियम, लेथायरस, नेट्रम म्यूर, लाइकोपोडियम, रोडो, साइलेशिया, रस्टॉक्स दे सकते हैं। अगर अकड़न के कारण या स्पाज्म के कारण पक्षाघात होता है तो आर्सेनिक, बेलाडोना, कॉस्टिकम, कॉकुलस, क्रूपमैट, हायोस्काइमस, नक्स वोमिका, प्लम्बम, हीकेल को, साइलेशिया, स्टेनम, स्ट्रेमोनियम, सल्फर दे सकते हैं। पूरी उम्र के व्यक्तियों में या बच्चों में जब ये पक्षाघात होता है तो अर्जेंटन नाइट्रिकम, आर्निका, आर्सेनिक, बेलाडोना, ब्राइटाकार, कॉस्टिकम, जैल्सीनियम, नक्स वोमिका, फॉस्फोरस, प्लम्बम,
रस्टॉक्स, सीकल कोर, सल्फर दे सकते हैं। आंख की पेशियों में जो पक्षाघात होता है तो आर्निका, अर्जेंटम नाइट्रिकम, यूफोर्बियम, काली आयोड, मर्कसोल, नक्स वोमिका, ओपियम दें। आइरिस की या सिलियरी मसल्स का अगर पैरालिसिस हो जाए तो फॉस्फोरस, रस्टॉक्स और स्पाइजीलिया दे सकते हैं। पैराप्लेजिया के अंदर एकोन, एल्यूमिनियम, अर्जेंटम नाइट्रिकम, आर्निका, आर्स, कोलोफाइलम, कॉस्टिकम, कोनियम, क्रूपम मेट, जेल्सिनियम, हाइपेरिकम, काली आयोड, कैल्मिया, नक्स वोमिका, एसिड पिक्रिक, फॉस्फोरस, फॉस्फोरिक एसिड, प्लम्बम मेट, रस्टॉक्स और थायरोडाइनम भी दे सकते हैं। अगर सेप्टिक पैराप्लेजिया है तो उसमें बेलाडोना, मैग्नम, प्लम्बम दें। माइलाइटिस के अंदर एकोनाइट, साइक्यूलिया, साइक्यू, जेल्सिनियम, प्लम्बम, फॉस्फोरस, मर्कवाइस, एसिड पिक्रिक, सीकल कोर, साइलेशिया, सल्फर, व्रेटम एल्प दे सकते हैं। सॉफ्टनिंग ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है तो फॉस्फोरस, पिक्रिक एसिड दे सकते हैं। हेमीप्लेजिया के अंदर एल्यूमिनियम, एनाकार्डियम, अर्जेंटम नाइट्रिकम, आर्निका, बेलाडोना, कॉस्टिकम, चाइना, कोकुलस, डल्कामारा, ग्रेफाइटिस, हायोस्काइमस, कालीकार्प, लेकेसिस, मर्कसोल, एसिड फॉस, प्लम्बम, रस्टॉक्स, सीपिया, स्टेनम, स्ट्रेमोनियम दे सकते हैं। हेमीप्लेजिया अगर बाईं तरफ का है तो आर्निका, आर्सेनिक, बेलाडोना, लाइकोपोडियम, कॉस्टिकम, रस्टॉक्स। और हेमोप्लेजिया अगर दाहिनी ओर का है तो आर्निका, बेलाडोना, कॉस्टिकम, रस्टॉक्स दें। एक ओर का पैरालिसिस और दूसरी ओर का में अगर स्पाज्म हो तो बेलाडोना, लेकेसिस, स्ट्रेमोनियम दें। इन्फेंटाइल पैरालिसिस जो बच्चों का है उसमें एकोनाइट, एथुजा, कैलकेरिया, कॉस्टिकम, जेल्सिनियम, नक्स वोमिका, प्लम्बम, रस्टॉक्स, सल्फर, सीकल कोर दे सकते हैं। जब पैरालिसिस डिप्थीरिया के कारण होता है तो अर्जेंटम नाइट्रिकम, ऑरम म्यूर, कॉस्टिकम, एविनस टाइवा, कोनियम, डिप्थीरियम, जेल्सिनियम, लेकेसिस, नेट्रम म्यूर, नक्स वोमिका, फाइटोलका, फॉस्फोरस, प्लम्बम, रोडो और सीकल कोर दे सकते हैं। हिस्टेरिकल पैरालिसिस के अंदर एकोन, अर्जेंटम नाइट्रिकम, कॉकुलस, इग्निशिया, फॉस्फोरस, जेल्सिनियम, नक्स वोमिका, सीकल कोर दे सकते हैं। राइटर पैरालिसिस के अंदर उंगलियों के पक्षाघात में बेलाडोना, कॉस्टिकम, जेल्सिनियम, इग्निशिया, रूटा, सीकल कोर, स्टेनम, जिंक दे सकते हैं। रूमेटिक पैरालिसिस के अंदर कॉस्टिकम,
डल्कामारा, फॉस्फोरस, रस्टॉक्स, सल्फर दे सकते हैं। जब पैरालिसिस एजिटेंस होता है तो उसमें जेल्स, ब्राइटाकार, प्लम्बम, मर्कवाइफ, रस्टॉक्स, एसिड फॉस, एसिड पिक्रिक दें। वेस्टिजियल पाल्जे में एसिड पिक्रिक और कुप्रम। भिन्न भिन्न कारणों से अगर लकवा मारता है और जिन जिन दवाओं की ज़रूरत पड़ती है उनके बारे में मैं थोड़ा बता दूं आपको कि अगर मानसिक इमोशनल गड़बड़ी के कारण होता है तो आर्निका, इग्निशिया, नेट्राम्यूर, स्टेनम होता है। अगर बॉडी की एग्जर्शंस या बॉडी के अधिक परिश्रम करने से होता है तो आर्सेनिक, आर्निका, रस्टॉक्स दे सकते हैं। पक्षाघात के बाद होने पर आर्सेनिक, कॉस्टिकम, कॉकुलस, हायोस्काइमस, नक्स वोमिका, प्लम्बम, रस्टॉक्स, सिकल कोर, साइलेशिया, स्टेनम, डेथ। एपोप्लेक्सी के अंदर आर्निका, एनाकार्डियम, स्ट्रेमोनियम, जिंक, ब्राइटाकार, कॉस्टिकम, कुप्रम, लेकेसिस, नक्स वोमिका, प्लम्बम, सिकल कोर दे सकते हैं। अगर पैरालिसिस सर्दी लगकर होती है तो आर्निका, कॉस्टिकम, कॉल्चिकम, डल्कामारा, मर्कसोल, रस्टॉक्स दें। पानी में जो भीगकर या पानी के अंदर जो ज़्यादा काम करते हैं उनमें अगर पैरालिसिस हो तो कॉस्टिकम, नक्स वोमिका, रस्टॉक्स, डल्कामारा दे सकते हैं। सुप्रेशन ऑफ स्वेट, अगर पसीना बंद होकर हो तो कॉल्चिकम दें। बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन करता हो, हस्तमैथुन करता हो, उसकी वजह से अगर पैरालिसिस हो तो चाइना, कोकुलस, फेरम, नेट्रम्यूर, नक्स वोमिका, सल्फर दे सकते हैं। अगर रोमेटिक कारण से हो रहा है, वात जनित है, तो आर्निका, ब्राइटाकार्प, कैंथ्र, कॉस्टिकम, चाइना, कॉकुलस, फेरमफॉस, जेलसीनियम, लाइकोपोडियम, रूटा, सल्फर, एंटिमटाट दे। अगर बुखार के बाद में हो रहा है तो आर्निका, आर्सेनिक, लेकेसिस, नेट्रम म्यूर, नक्स वोमिका, रस्टॉक्स दें। टाइफाइड के बाद में अगर पैरालिसिस हो तो कोकुलस, कुप्रममेट, नक्स वोमिका, रस्टॉक्स, सल्फर दें। डिप्थीरिया के बाद में है तो आर्सेनिक, जेलसीनियम, लेकेसिस, नेट्रम्यूर दें। कॉलरा या हैजा के बाद में अगर हो रहा हो पैरालिसिस तो कुप्रम, सिकल कोर, सल्फर, विरेटम एल्ब दें। अगर आर्सेनिक पॉइजनिंग के कारण हो रहा है तो चाइना, पैरमफॉस, ग्रेफाइटस, हिपरसल्फ, नक्स वोमिका दें। अगर इरप्शंस स्किन के दब जाएं या सुप्रेशन हो जाए उसके कारण अगर प्रॉब्लम हो रही हो तो कॉस्टिकम, हिपरसल्फ, सल्फर दें। लेड पॉइजनिंग के कारण अगर ये प्रॉब्लम हो रही हो तो कुप्रम, ओपियम, प्लेटिना दें। भारत का अगर विष फैल जाए उसके कारण हो तो हिपरसल्फ, एसिड नाइट्रिक, स्ट्रेमोनियम सल्फ दें। अब कुछ दवाओं का जो है उसके रोग लक्षण किस तरह से हैं तो पैरालिसिस अगर एजिटेंस है जैसे
सकंप पक्षाघात भी कहते हैं। उसके अंदर मर्क्यूरस वाइवस देते हैं, तो इसके अंदर सारा शरीर कड़ा हो जाता है और अंग और जो प्रत्यंग है वो निश्चल हो जाते हैं। बिना किसी की सहायता से हाथ पैर शरीर हिला नहीं सकता और हाथ पैर कांपते हैं। पारद के सेवन के कारण भी ये बीमारी हो सकती है, तो ये दवा बहुत अच्छा लाभ देती है। एंटीमटाट के अंदर हाथ या माथे का पुराना कंपन हो तो ये दे सकते हैं। हेलोडर्मा के अंदर बीमारी बाईं ओर से अधिक आक्रमण करती है। शरीर का कांपना और अनिभूत शून्य और ठंडा मालूम होता है और चलते समय ठोकर खाकर चलता है, गिर सकता है। चलते समय स्वाभाविक कदम न उठाकर अधिक ऊंची कदम उठाता है। एड़ी जोर से पटकता है। पैरों के तलवे बर्फ जैसे ठंडे मालूम हो या फिर आग की तरह जलन महसूस हो तो हेलोडर्मा दें। फेशियल पैरालिसिस के अंदर एकोनाइट है। ये एक्यूट केसेस में दे सकते हैं जब अचानक सर्दी लग गई हो। इससे अगर लाभ ना हो तो फिर कॉस्टिकम कैडमियम सल्फ दें। कॉस्टिकम के अंदर मुंह और जीभ का पक्षाघात होता है। उसके साथ ही आंखों की शक्ति भी क्षीण हो जाती है। रोने सा भाव रहता है, निराशा रहती है, मृत्यु का भाव लगता है। वक्रकांत अंश के अंदर खिंचाव महसूस होता है। ठंडी हवा में या बहुत सर्दी लगकर अथवा स्किन में खाज खुजली के कारण या कोई उद्भिद जब बैठ जाते हैं, सुप्रेशन हो जाता है, तो ये बीमारी इस बीमारी के अंदर ये बहुत फायदा करती है। हेमीप्लेजिया के उक्त लक्षणों में कॉस्टिकम दें। काली क्लोरिकम, इसमें रोग वाले अंश में स्पर्श सहन ना होने वाला दर्द होता है, चाहे वह पहले से ही हो या बाद में हो। यह रहने पर फायदा होगा, इसके देने पर फायदा होगा। ग्रेफाइटिस के अंदर मुंह फूला हो, मुंह में मकड़ी सा जाल मालूम होता हो, ऐसे लक्षण दिखाई दें तो ग्रेफाइटिस दें। नक्स वोमिका के अंदर मुंह और हाथ पैर का अधूरा लकवा होता है। उसके साथ ही सिर में चक्कर आते हैं। स्मरण शक्ति कमजोर होती है। आंखों के सामने अंधेरा दिखाई देने लगता है। कानों में आवाज़ सी मालूम होती है। भूख नहीं लगती है। पाकस्थली में जलन होती है। अफारा होता है। खाने पीने के बाद कब्ज आदि होती है। रूटा के अंदर सर्दी लगने के बाद मुंह का लकवा हो जाता है। कॉकुलस इंडिकस के अंदर मुंह का, जीभ का, फेरिंक्स का पैरालिसिस होता है। इसका रोगी वात धातु का या नर्वस होता है। इसका कलेजा जोर जोर से धड़कता है, पैल्पिटेशन होती है। ब्रैटाकार के अंदर ये मोस्टली बुजुर्ग लोगों वृद्धों में होती है। ये जनरल पैरालिसिस का पक्षाघात है। इसके साथ ही स्मरण शक्ति भी घटती है। अंग प्रत्यंग, जो अंगों का कंपन रहता है, एपोप्लेक्सी के बाद में अगर ये बीमारी हो तो जीभ का लकवा के बाद में भी ये फायदेमंद करती है। स्टेनम के अंदर इसमें पक्ष साधारणतः बाईं ओर का रोग जब अधिक होता है, रोग वाली तरफ हाथ का या वक्ष स्थल का में भारी मालूम होता है, हाथ में बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो स्टेनम मेट दे सकते हैं। लेकेसिस के अंदर रोगी की बोलने की धीमी अत्यंत धीमी होती है। रोगी बोल कम पाता है। ऐसा चलता है तो ठोकर खाकर गिर पड़ता है। एपोप्लेक्सी के बाद में अगर रोग हो
बाएं अंग का लकवा हो तो लेकेसिस दें। इस बीमारी में कोई भी अंग में रिजिडिटी कड़ापन हो जाने पर इस अंग का हमेशा गर्म रखना चाहिए और ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि जिससे अंगों का संचालन होता रहे। इसके लिए रोज 15 मिनट तक 2-3 बार हल्की इलेक्ट्रिसिटी या बिजली का उपयोग करके वाइब्रेशंस दे सकते हैं। पैराप्लेजिया अगर एक्सीडेंट्स के बाद में होती है, चोट वगैरह लगने के बाद में होती है, तो आर्निका माउंट का सेवन करें। आर्निका का लिंट ऑइंटमेंट या मदर टिंचर 1 ड्राम लेके उसको थोड़े पानी के अंदर 1 औंस पानी के 1 ड्राम आर्निका 1 औंस पानी के अंदर मिला लें और उसको सुबह शाम 10-15 मिनट के लिए रोज धीरे धीरे उससे मालिश करें। इसको ऑयल में भी मिला सकते हैं। 2-3 सप्ताह में इसका कुछ भी लाभ ना हो तो हाइपेरिकम मदर टिंचर साथ में हाइपेरिकम 30 का सेवन करें और इसका भी ऑइंटमेंट ले सकते हैं, या फिर जैसे पहले बताया कि 1 ड्राम हाइपेरिकम को 1 औंस पानी के अंदर मिलाकर या तेल में मिलाकर भी मालिश कर सकते हैं। जेलसीनियम के अंदर अंगों का चलना फिरना, उसकी गति शक्ति का लोप होता है, स्पर्श शक्ति का लोप नहीं होता है। ऑर्गन ऑफ डेग्लूटेशन या जब वो निकलता है तो उसका पक्षाघात होता है, इसमें स्वर लोप हो जाता है। डिप्थीरिया के बाद में भी अगर पक्षाघात हो तो जेलसीनियम दे सकते हैं। अर्जेंटम नाइट्रिकम, इसमें बहुत कमजोरी होने के बाद या डिप्थीरिया के बाद में बीमारी हो तो अर्जेंटम नाइट्रिकम दें। लेथायरस, ये लो पोटेंसी में 6 में 30 में दे सकते हैं। ये सेप्टिक पैराप्लेजिया पैरालिसिस के अंदर लाभदायक है। नीचे के अंगों में या चलते वक्त कंपनी होती है, पैरों का अत्यंत कड़ापन हो जाता है, बैठने पर बाद में पैर समेट कर या पसर नहीं सकता, घुटनों में और एड़ियों में कड़ापन आ जाता है, तो ये इसका एक प्रधान लक्षण है। रोगी अपने पैरों की उंगलियों पर जमीन पर एड़ी उठाकर एड़ी जमीन पर टेक नहीं सकता और उसके सामने की ओर झुककर बैठा रहकर सीधा नहीं हो पाता। पाँव की उंगलियों से लेकर एड़ी तक का हिस्सा लकड़ी जैसा कड़ा हो जाता है। इसमें ग्लूटियस पेशियां हैं और माइलेटिस है, उसकी वजह से भी पक्षाघात होता है। काली आयड और मर्क्यूरिस कॉर्क के अंदर रोगी जब मर्क्यूरी के कारण या सिफिलिस के कारण बीमारी होती है और दूसरी दवा से लाभ ना हो तो ये दवा लाभ करती है। कुप्रम मैट के अंदर जब पैरालिसिस हो और समस्त पेशियां दिनों दिन कमजोर होती जाएं, उनमें क्षय होता है, तो इसका यह प्रधान लक्षण है। कलेजे में जब अधिक रक्त होता है, कलेजा बहुत धड़कता है, आंखों की पलक हमेशा बंद रहती है, पलकों के अंदर ट्विचिंग होती है, आंखें खोलने पर आंखों की पुतलियों में चक्कर आना शुरू हो जाता है, हैजा और टाइफस के बाद में अगर पक्षाघात हो तो ये दे सकते हैं। रस्टॉक्स, टाइफस के बाद में, वात रोग के बाद में अगर पैरालिसिस हो, उसके साथ ही बेचैनी हो, अंगों को वो स्थिर नहीं रख पाता हो, पेशियों में कड़ापन आ जाए, सारे शरीर में अकड़न हो, मरोड़ हैं, काटने फाड़ने जैसा दर्द हो, तो रोक्रांत के स्थान पर झुनझुनी होती हो, उसमें नमनेस आ जाए, ठंडे
पानी और ऋतु बदलने पर ये रोग बढ़ जाता हो और गर्मी से में घटता हो तो ये दवा लाभदायक है। पिक्रिम एसिड एक टॉनिक की तरह काम करता है और ये थोड़ा सा या देर तक रहने वाला स्पाज्म के बाद में अगर रोग हो, टॉनिक और क्लॉनिक स्पाज्म उसमें भी ये काम करता है। इसमें रोगी खड़ा होता है तो पैर पसार कर खड़ा होता है, नीचे की ओर किसी भी चीज पर ऐसी टकटकी लगाकर देखता है जैसे उसकी दृष्टि वहीं चिपक गई हो। इसमें निम्न अंगों में बहुत दुर्बल हो जाता है, हाथ पैर खूब भारी सुन्न रहते हैं तथा काम शक्ति बढ़ जाती है। कोलोफाइलम के अंदर प्रेगनेंसी के बाद में अगर रेट्रोवर्जन हो जाए, कंजेशन हो जाए, उसके बाद में अगर पैरालिसिस हो तो जब अंग सून पड़ जाते हो तो रोगी कमजोर रक्तहीन हो तो कोलोफाइलम दें। सिना को बीमारी इस बीमारी के अंदर अस्वाभाविक भूख लगती है, वॉर्म्स होते हैं, उसके कारण अगर पैरालिसिस हो तो सिना दें। इन्फेंटाइल पैरालिसिस के अंदर बच्चों के अंदर सीकल कोर बीमारी आरंभ होते ही शरीर ठंडा होता है, किंतु शरीर को ढकना वो पसंद नहीं करता। इसके लिए वह रोता है, कपड़े उठाकर फेंक देता है। प्लम्बम मेटिलिकम के अंदर कब्ज बहुत रहती है, इसमें संपूर्ण पक्षाघात हो जाता है, अंगों में छोटापन हो जाता है, वो कांपते हैं। इस बीमारी में बच्चे को हमेशा ऊनी वस्त्र धारण करके रखने चाहिए। सुबह शाम 15 मिनट तक हॉट बाथ कराना चाहिए, अच्छी तरह से मालिश कराएं। ऐसी क्रियाएं करनी चाहिए जिससे अंगों के अंदर रक्त संचार बढ़े। अब सब तरह की बीमारियां में हैं, जैसे एस्कुलस ग्लैब्रा है जिसमें निम्न अंग का पक्षाघात है, एसिकुलस हिप के अंदर पैर और कमर बहुत कमजोर हो जाते हैं, अगेरिकस के अंदर नीचे के अंगों के अंदर पक्षाघात हो, हाथों में थोड़ा थोड़ा और कमर के अंदर ज़्यादा हो और इसमें दर्द भी होता है। एल्यूमिनियम मैट के अंदर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर बीमारी जब शुरू होती है, एड़ियों की चेतना शक्ति लुप्त हो जाती है, आंखें बंद करके एकदम भी नहीं चल सकता, तो एल्यूमिनियम मैट दें। आर्सेनिक के अंदर सीसा धातु लेड पॉइजनिंग के कारण पक्षाघात होता है तो देते हैं। चाइना बहुत ज़्यादा जब एनीमिक हो जाए उसके कारण एनीमिक लोगों के अंदर अगर पक्षाघात है तो चाइना दें। कॉल्चिकम एकाएक शरीर का पसीना बंद होकर या पसीने से भरा पैर होने हो और उसको पानी में डुबो दें तो भी ये बीमारी हो सकती है, उसके अंदर कॉल्चिकम दें। डलका मारा के अंदर सर्दी लगकर अगर प्रॉब्लम शुरू हो, नीचे के अंगों में पक्षाघात हो, जीभ का पक्षाघात हो, हाथ का पक्षाघात हो, हाथ बर्फ की तरह ठंडे मालूम हो, क्युरारे के अंदर किसी भी दुर्लभ रहने वाली बीमारी भोगने के बाद में जब रक्त का क्षय हो जाता है और स्नायु दुर्बलता आ जाती है, उस बीमारी के अंदर इसे दें। हिपर सल्फ भी लेड पॉइजनिंग के अंदर दे सकते हैं। इग्निशिया जो है वो हिस्टेरिकल पैरालिसिस के अंदर स्त्रियों को किसी बीमारी के अंदर जो रात दिन भर जाग कर अगर कोई रहता है तो भी बीमारी हो जाए तो भी ये दे सकते हैं। कालीफोस ये भी हिस्टेरिकल पैराप्लेजिया में काम करती है और स्नायु दुर्बल होकर जब बीमारी पैदा होती है तो इसे दे सकते हैं।
नेट्रम म्यूर के अंदर नीचे के अंगों में पक्षाघात होता है। इसमें बुखार रह सकता है। डिप्थीरिया के बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। ओपियम बुजुर्ग व्यक्तियों के अंदर, शराबियों के अंदर, या जिनका पखाना या पेशाब बंद हो जाए, कब्जी रहती हो, तो ये दिया जा सकता है। ऑक्जेलिक एसिड स्पाइनल कॉर्ड के जब इन्फ्लामेशन होता है और ये बीमारी होती है, अंग कड़े हो जाते हैं, बीच बीच में रोगी को ऐसा मालूम होता है जैसे उसका दम घुट रहा हो, तो ऑक्जेलिक एसिड दे सकते हैं। साइलेशिया के अंदर बाएं हाथ का जब पक्षाघात होता है, उंगलियां सुन्न पड़ जाती हैं, उंगलियां छोटी हो जाती हैं, इसमें पैरों का पक्षाघात भी हो सकता है। ये रोग मोस्टली सुबह के समय में बढ़ जाता है, माथा भारी हो जाता है, कान के भीतर आवाज आती है, साइलेशिया दे सकते हैं। सल्फर कोई भी उद्भिद इरप्शन जब सुप्रेशन हो जाए या बंद हो जाए, उसके कारण अगर वो सुप्रेस्ड इरप्शंस का असर कहीं और पड़ता हो, उसके बाद में रोग उत्पत्ति होती हो, या किसी भी दवा से लाभ ना हो रहा हो, तो इसका प्रयोग किया जा सकता है। ये बहुत ही अच्छी दवा है, और इस दवा को, सल्फर को, हम लोग बीच बीच में भी दे सकते हैं। अधिक पोटेंसी के अंदर भी 200 1 m के अंदर भी वीकली भी दे सकते हैं। ये सारे का सारा जो वीडियो है, ये पैरालिसिस के बारे में था। उसके कई प्रकार हैं, उसके क्या क्या लक्षण हैं, उन सबको मद्देनज़र रखते हुए क्या क्या होम्योपैथिक दवाएं उसके लिए कारगर हैं, उनका बहुत शॉर्ट के अंदर और कुछ मेडिसिन्स को विस्तार के अंदर भी बताने की कोशिश की है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट्स में बताइएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आपके लिए और भी बढ़िया वीडियो बनाता रहूँगा। धन्यवाद।